नमस्कार दोस्तों, मैं नयन आनंद आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो हमारे सभी व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग है, नीडफुल है, ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये समझें कि सभी की डिमांड को इस एक वीडियो ने फुलफिल किया है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे क्लैट, यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए खास हो, ज़रूरी हो, उतना ही हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के दिल से जुड़ा हुआ विषय है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के उस लौह पुरुष के बारे में जिसने राष्ट्र में एक नई विचारधारा को बनाकर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जीवित रखा। भारतीय राजनीति के सच्चे नेता, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में आज का हम ये वीडियो बना रहे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक आडवाणी जी के प्रति आस्था रखते हैं, आस्था भी सच्ची आस्था रखते हैं। चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, आडवाणी जी के कुशल नेतृत्व की क्षमता को सभी संपूर्ण रूप से जानकार हैं, सभी उनकी इस क्षमता को मानते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में आडवाणी जी का जो एक जगह है, जो एक स्थान है, वो कहीं ज़्यादा हद तक बढ़ा है। और भारत रत्न मिलने के बाद आडवाणी जी हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित विषय है। एक खुशी का ये मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी का वो ट्वीट देख कर के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आडवाणी जी को भारत रत्न मिलना, मैं कहूँगा कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाना एक बहुत ही सम्मान का विषय है और ये वो सम्मान है जिसके वो सच्चे हकदार हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के जीवन में कई किस्से हैं। यदि हम राम जन्मभूमि संघर्ष की बात करें, चाहे वो रथ यात्रा से शुरुआत करना हो, सोमनाथ गुजरात से लेकर के अयोध्या तक पहुंचना और कहना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, या बात हो जनसंघ की, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आपातकाल घोषणा के बाद जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी तक का सफर, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से लड़ जाना, या फिर 2014 के चुनाव जीतने के बाद यह प्रकरण कि नरेंद्र भाई की कृपा हो गई। दशकों लंबे इस अनुभवी राजनीतिक जीवन में आडवाणी जी के योगदान बहुत है। अब किसी भी एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल को एक छोटे से 1-2 घंटे में समझना ये तो संभव नहीं है। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन कालखंडों पर अवश्य चर्चा करें जो कि ज़रूरी है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स, हमारे साथी, उनके लिए भी मैं एक एडवाइस करूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति की जीवनी, किसी भी व्यक्ति के बारे में जितना पढ़ेंगे, अगर आप पूरा उनका जीवन काल समझ लेते हैं तो बहुत सारी मेजर घटनाएं जो उसके आसपास इर्द गिर्द भटक रही होती हैं उसको भी आप एक बार टच कर लेते हैं, उसको भी आप एक बार समझ लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है इन सभी चीज़ों को समझ करके बात करना, क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन एक अकेले व्यक्ति से नहीं जुड़ता, वहाँ पे मल्टीपल पीपल हैं, उसके साथ में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। तो इस नामुमकिन प्रयास को हम लोग आज पूर्ण तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के कराची में जन्मे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी बचपन से ही किताबों के बहुत शौकीन थे। आडवाणी जी का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था और आडवाणी जी जब किताबें पढ़ते थे, खासकर जब हम शोध करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से वो बहुत ज़्यादा सहमत थे और उनको पढ़ा करते थे। तो आडवाणी जी के बारे में ये बात उनको जानने वाला हर व्यक्ति करता है कि वे केवल अंग्रेज़ी में किताबें पढ़ा करते थे और सिंधी और अंग्रेजी भाषा ही उन्हें समझ आती थी।
ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हिंदी जो भाषा है उसका उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था, और करीब 20-25 साल की उम्र तक वो इंग्लिश और इंग्लिश और सिंधी में ही बात करते थे, और यही दो भाषाएं थी जो अडवाणी जी को आती थी। फिर आता है 15 अगस्त 1947 का दिन, भारत की आज़ादी, और इस आज़ादी के साथ बंटवारे की वो आग। बंटवारे की वो आग थी जो कराची से लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार को बॉम्बे ले आई, आज का मुंबई तब का बॉम्बे। और जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें बंटवारे के कारण बॉम्बे आना पड़ा, और फिर यहाँ से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे से उन्होंने अपनी विधि की शिक्षा पूर्ण की, और अब तक वे हिंदुस्तान में बस गए थे। लेकिन ये जो राष्ट्र के लिए लगन है, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की भक्ति, ये आडवाणी जी के किशोर अवस्था में ही शुरू हो गई थी। जब वे महज 14 वर्ष के थे तभी वो संघ परिवार से जुड़ गए थे। संघ यानी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और संघ से जुड़ करके लाल कृष्ण आडवाणी जी संघ प्रचारक बने। उन्होंने सिंध प्रांत में, कराची में आरएसएस को बहुत फैलाया, और प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाई भी। खैर, आज़ाद भारत में कई बार याद आता है, और आडवाणी जी के बारे में, आज़ाद भारत में आडवाणी जी कहते हैं कि उनको कई बार याद आता है कि काश सिंध भी भारत में होता। कई बार आडवाणी जी इसका जिक्र भी कर चुके हैं। यदि आडवाणी जी के ही शब्दों में कहें तो वो कहते हैं कि कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि कराची और सिंध अब भारत का हिस्सा नहीं रहे। मैं बचपन के दिनों में सिंध में आरएसएस में काफ़ी सक्रिय था। मेरा मानना है कि सिंध के बिना भारत अधूरा है। और कई सारे ऐसे प्रकरण मिलेंगे कि बार बार उनका वो दर्द हमें छलकता हुआ दिखाई देता है जब जब भी बात आती है आडवाणी जी के उस दुख की। क्या सिंध प्रांत भी भारत में होता? और हम सब भी चाहते हैं, शायद वही एक प्रेरणा भी थी कि भारतीय जनता पार्टी को एक अखंड भारत का सपना देखने में सफल रहना पड़ा, और ये वो एक नई विचारधारा की राजनीति थी जिसमें आडवाणी जी आए, और यूं कहें कि उन्हें शुरू किया गया। आडवाणी जी के बारे में हम लोग एक और खास बात जानते हैं। भारत में आडवाणी जी का राजनीतिक सफर शुरू होता है श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के भारतीय जनसंघ बनाने से। आडवाणी जी ने फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भारतीय जनसंघ में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसकी शुरुआत हुई राजस्थान जाकर। अब देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो है वो कभी चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन आरएसएस की अलग अलग विंग हैं, और वो जो कैटेगरीज है वो जरूर चुनाव लड़ती है। उसमें ये भारतीय जनसंघ था। जिस विचारधारा को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा था, उसी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके ये दिल्ली समझौते के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कि अब मुझे एक अलग एक नए विचारों वाली और जो राष्ट्र हित में कार्य करे ऐसे संगठन बनाने की आवश्यकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं भारत के कैबिनेट में मंत्री थे। इस्तीफा दे करके वे पहुंचते हैं, और आरएसएस ने मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे राजनीतिक दल, लेकिन हाँ, यदि लोगों में एक उत्साह है, जनता चाहती है कि उनकी बात संसद तक पहुंचे, और आरएसएस जो है वो जनता की बात ही करता है, तो क्यों ना जनसंघ प्रारंभ किया जाए। और इसी के साथ शुरुआत हुई जनसंघ की। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे बोलेंगे आपने तो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लालच देकर के आपके यूट्यूब चैनल पर बुला लिया, लेकिन इसमें हमारे लिए क्या सीखने लायक था? तो भारतीय जनसंघ का फॉर्मेशन किसने किया, क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है? और जब हम क्लैट जैसे एग्जाम में देखते हैं तो ऐसे ही पैसेजेस में तो क्वेश्चन निकलते हैं।
इसके बाद में साथियों हम लोग बात करते हैं कि जब भारतीय जनसंघ से लाल कृष्ण आडवाणी जी जुड़े तो आडवाणी जी के जीवन की बागडोर और जनसंघ भूमिका में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ जनसंघ में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक अहम भूमिका निभाई। भारतीय जनसंघ में राजस्थान जाकर आडवाणी जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और राजस्थान का प्रभारी भी। वहां से लाल कृष्ण आडवाणी जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है और उन्होंने जिस प्रकार से काम किया तो वो था महासचिव का कार्य। उसके बाद तो लाल जी का संवर्धन हुआ और वे बनाए जाते हैं दिल्ली में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और शुरू होती है राजनीति में एल के आडवाणी की नव चुनावी यात्रा। अब इन सब के बाद में 1970 का वर्ष आता है। ये वो वर्ष होता है जब आडवाणी जी को आदेश मिलता है पार्टी से कि अब आप संसद में जाएंगे और राज्यसभा से संसद बनेंगे। फिर आडवाणी जी राज्यसभा से संसद पहुंचते हैं और 1970 का ही ये वक्त था, इंदिरा गांधी की सरकार, और 1975 आते आते तो देश में लग जाती है आपातकाल, इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी का वो वक्त जब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा 1975 लगता है, जिसमें पूरे अपोजिशन को जेल में भर भर के डाला जाता है। एल के आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इसी इमरजेंसी के कारण जाना पड़ा जेल में और अपोजिशन पूरा का पूरा बंद था। मीडिया पर ताला लग चुका था। जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता उसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी मीसा के तहत। तो साथियों, इस बीच कहते हैं ना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज समस्या दिख रही है कल वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही इमरजेंसी थी। 2 साल के संघर्ष के बाद जब सरकार ने इमरजेंसी हटाई और 1977 में इमरजेंसी हटती है, जब जैसे इमरजेंसी हटी चुनाव हुए और उसी बीच आडवाणी जी का एक संबोधन आता है मीडिया को, जिसे बहुत ही उनकी एक फेमस स्पीच, एक फेमस बयान आता है और आडवाणी जी कहते हैं मीडिया को कि आपको सिर्फ झुकने के लिए कहा था पर आप तो रेंगने लगे। बस फिर क्या था, देश इस बार साथ था और जनता पार्टी की सरकार लोगों ने चुन ली 1977 में। अब जनता पार्टी क्या थी? भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जैसे मिली जुली ये पूरी सरकार थी, अलग अलग रीजनल पार्टी की। और इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा। यदि आप जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी भी चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम बहुत खुश होंगे उसे भी बताने के लिए आपके साथ में, आपके समक्ष में। तो जब जब जनसंघ को सत्ता मिली जनता पार्टी की सरकार में 1977 से 1900, ये 2 साल का कार्यभार रहा। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और इसी बीच में भारतीय जनसंघ से आडवाणी जी और अटल जी को भी भूमिका दी गई। अटल जी राष्ट्र के विदेश मंत्री बनाए गए और लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिलती है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। यहाँ से फिर वो बात चालू होती है, लेकिन 2 साल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार टूट गई, बिखर गई, तो गठन हुआ एक नए दल का जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। जनता पार्टी टूट गई थी, बिखर गई थी और अब वक्त था भारत की सियासत में, भारत की राजनीति में बदलाव का। ये वो वक्त था जहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस कांग्रेस की तरफ था, लेकिन देश में
वो लोग आए जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने उस वक्त जब कांग्रेस सत्ता में थी और कहां 400 सीटें लोकसभा में, उस वक्त अपनी बात कही और लोकतंत्र को बुलंद रखा। ये वो, इसलिए तो इनको लौह पुरुष कहते हैं। ये वो अटल अडवाणी जी की जोड़ी थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शुरू किया। संख्या बल में कम थी, लेकिन आज पूरा देश भाजपामय है। बीजेपी को लेकर के आए, भारतीय जनता पार्टी चुनावों में लड़ी, लेकिन हुआ ये कि राजीव गांधी जी का भी राइज होता है इसी समय, इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, और उनके असैसिनेशन के बाद में राजीव गांधी जी को देश एक सिंपैथी वेव में वोट देता है, जिसके कारण बीजेपी उतना अच्छा चुनाव में परफॉर्म नहीं कर पाई। राजीव गांधी जी भी हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष को मेंटेन करके एक प्रॉपर सेक्युलरिज्म की राजनीति कांग्रेस और बाकी घटक दल कर रहे होते हैं। उसी बीच बीजेपी और संघ को लगता है कि अब उन्हें कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंज लाने होंगे। अटल जी मजबूत व्यक्ति तो हैं, मजबूत लीडर तो हैं, देश उनका सम्मान करता है, किंतु अटल जी के साथ में समस्या ये है कि उनका हिंदुत्व बड़ा सॉफ्ट है, और इस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी को नहीं करनी थी। बीजेपी इंटरनल चेंजेस करती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के रूप में श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनाया जाता है। बीजेपी के प्रेसिडेंट अब बन जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, और उसके बाद होती है सोमनाथ से, गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक एक रथ यात्रा। साथियों, ये वही रथ यात्रा है जिसके कारण आडवाणी जी का, नरेंद्र मोदी जी का इस देश में कद और बढ़ जाता है। बीजेपी का एक अहम हिस्सा बन गया था राम जन्मभूमि आंदोलन। इस पूरे प्रकरण के बाद बीजेपी अपनी एक ही विचारधारा पे, हिंदुत्व की विचारधारा पर अड़ी रही, लड़ी रही, और देखिए उस रथ यात्रा का फायदा आज भी मिलता है। आज हम जिस श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बात करते हैं, उसकी नींव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता था। आडवाणी जी के बढ़ते हुए कद और बीजेपी की सक्रियता देख अब वाजपेयी जी भी निश्चिंत हो गए, और वाजपेयी जी धीरे धीरे नेपथ्य में जाने लगे, जिसका एहसास मुरली मनोहर जोशी जी को, सुषमा स्वराज जी को, अरुण जेटली जी को होने लगा कि कहीं ना कहीं वाजपेयी जी नेपथ्य में ना चले जाएं। ये एक समस्या भी थी सभी के लिए, और इसलिए तो कहा जाता है भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी को। आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में सबके सामने अपना बयान दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मंच पर सभी नेता मौजूद थे, तथाकथित सुषमा स्वराज जी, मुरली मनोहर जोशी, खुद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। चुनावों का वक्त था, 1996 के लोकसभा चुनाव होने थे, और आडवाणी जी ने जब अपना भाषण दे रहे थे तो कहा कि देश के कोने में बरसों से एक आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ कह रही है, अब की बारी अटल बिहारी। 1996 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और बस आडवाणी ने इतना कहा और लोगों ने तालियां बजा दी। उसी तालियों के शोरगुल में आडवाणी जी की ओर देखते हुए अटल जी कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, और बाद में वे जब उनसे कहते हैं कि एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता, तो आडवाणी जी कहते हैं यदि आपसे पूछा होता तो आप कभी भी इसके लिए राज़ी नहीं होते, और
वे बहुत कहते हैं कि अडवाणी जी आप ही लीड करिए, आप ही प्रधानमंत्री पद स्वीकार करिए, किंतु अडवाणी जी कहते हैं मैं घोषणा कर चुका हूं और आपको अब सम्मान रखना होगा। 1996 का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। हालांकि बहुमत नहीं था इसलिए सरकार को गिरना पड़ा, परंतु वो 12-13 दिनों के लिए वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में जो हुआ वो इतिहास ही है। फिर 1999 बहुमत साबित करा एनडीए ने और बीजेपी ने सरकार चलाई 2004 तक। इस सरकार में अडवाणी जी को बड़ी बड़ी भूमिकाएं मिली, वो देश के गृह मंत्री थे। साथ ही में लाल कृष्ण अडवाणी जी भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री भी बने। और साथियों यहां से राइज होते हैं एलके अडवाणी जी के वो चीज, क्योंकि वो पॉलिटिकल विचारधारा, और अब देश देख रहा है अडवाणी जी को प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि वाजपेयी जी 2004 के बाद में राजनीति से इस्तीफा दे चुके हैं और वाजपेयी जी 2004 से कहते हैं कि अब आगे का कार्यभार अडवाणी जी और प्रमोद महाजन जी संभालेंगे। 2004 से 2009 यूपीए 1 की गवर्नमेंट रही। 2009 में लाल कृष्ण अडवाणी एक बार प्रोजेक्ट किए गए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, परंतु बीजेपी को चुनावों में हार मिली। हालांकि लाल कृष्ण अडवाणी जी गांधीनगर से तो अपनी सीट बचा पाए, किंतु उन्हें चुनावों में करारी हार मिली और इसी के बाद से अडवाणी जी का कद फिर गिर गया और नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने लगा पार्टी के अंदर। हालांकि बात यह भी है, आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि जब ये प्रश्न उनसे पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडवाणी जी देश के राष्ट्रपति होंगे, तो मोदी जी ने कहा कि जो मोदी को बनाते हैं मोदी उन्हें क्या बनाएगा। यदि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसका मतलब ही है कि अडवाणी जी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया होगा। क्यों है ऐसी बात? क्योंकि 2002 का वो साल था जब गुजरात दंगे हो रहे थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ज्यादा गुस्सा थे। कार्रवाई करने के लिए वाजपेयी जी गुजरात पहुंचे। कहा जाता है कि वाजपेयी जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाह रहे थे, किंतु अडवाणी जी नरेंद्र मोदी के लिए वाजपेयी जी से लड़ लिए और नरेंद्र मोदी को मौका दिया गया। उन्होंने फिर गुजरात के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी सरकार चलाई। 2014 का अब लोकसभा चुनाव था। 2013 में यह तय हो गया था कि अब नरेंद्र मोदी चुनाव अभियानों को लीड करेंगे। अडवाणी जी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और वे मार्गदर्शन मंडल में चले गए थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती है और अडवाणी जी का एक और भाषण आता है जब संसद हॉल में बैठे हुए अडवाणी, ये एक इमोशनल सीन है। दो लोगों के द्वारा शुरू की गई पार्टी आज देश में पूर्ण बहुमत लेकर आई है, वो भी 50-60 पुराने सत्ता में बैठे हुए लोगों को हरा करके। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए भी, अडवाणी जी के लिए भी। और एक भावुक क्षण हुआ जब अडवाणी जी का वो फिर प्रचलित भाषण आता है कि आज समस्त देश में हमारी सरकार है और मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र भाई की कृपा हो गई, जिस पर मोदी जी भी भावुक हो गए और कहते हैं कि मैं अडवाणी जी से विनती करूँगा कि वे कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। क्या माँ की सेवा भी कभी कृपा होती है? जिस तरीके से भारत मेरी माता है, भाजपा भी मेरी माता है। 2014 से 2019 शायद सभी को लग रहा था कि 2017 में अडवाणी जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, परंतु रामनाथ कोविंद जी का नाम एनडीए ने आगे बढ़ाया और श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्राध्यक्ष बने। इसके बाद में क्या ही था, इसके बाद में एक और सिलसिला चालू होता है। इसके बाद में
कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि अडवाणी जी को इग्नोर किया जा रहा है, अडवाणी जी एंटी मोदी हैं। राहुल गांधी ने भी इस मोमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अडवाणी जी के नाम पर देश को एक इमोशनल कनेक्शन देने की बात करी गई। जब कांग्रेस चिल्लाती थी कि अडवाणी जी को भूला जा रहा है, उनको याद नहीं किया जाता, उस वक्त तक बीजेपी चुप रही। फिर अडवाणी जी भी नेपथ्य में चले गए। 2019 का ये साल था। 2019 का लोकसभा चुनाव अडवाणी जी लड़े नहीं। 2022 में जब चुनाव हुए तो राष्ट्रपति चुनाव, और इस बार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी देश की राष्ट्रपति के रूप में एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो अब तक सभी चीज़ समाप्त हो गई थी कि अब लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए कोई संवैधानिक पद नहीं बचा है। लेकिन देश आडवाणी जी को कैसे याद रखेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। और एक चीज जिसके लिए देश अब याद रखेगा, वो उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी जी ने फिर दे दिया अपने उस एक्सपोज्ड ट्वीट से। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत की सेवा के लिए मिलता है भारत रत्न पुरस्कार। दोस्तों, पूरी विचारधारा, जिस विचारधारा में आज भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस आइडियोलॉजी को, जिस विचारों को आज पूरा देश जान रहा है, मान रहा है, और जिसके साथ पूरा का पूरा देश बह रहा है, उस विचारधारा से जुड़े हुए एक एक नागरिक श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी के रूप में याद करेंगे। आडवाणी जी इतिहासों में याद आएंगे रथ यात्रा के लिए, राम मंदिर के लिए। आडवाणी जी याद आएंगे लोगों को अपनी हिंदुत्व छवि के लिए, हिंदुत्व की विचारधारा की नींव रखने के लिए, भाजपा की नींव रखने के लिए, बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए। जिस लाल कृष्ण आडवाणी जी के नाम पर एक समय पे कांग्रेस पॉलिटिक्स खेल रही थी और ऐसा लग रहा था कि आडवाणी जी होने सा एहसास हो रहा है लोगों को कि आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। भारत रत्न का सम्मान देकर के आडवाणी जी को एक बहुत बड़ा थैंक्स देश के सभी निवासी करते हैं। सभी सिविलियन सिटीजन्स के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आडवाणी जी जैसे नेताओं को हम राष्ट्र के इतने बड़े ऑनर से सम्मानित होता हुआ देख पा रहे हैं। राम मंदिर जी की भव्य राम मंदिर का निर्माण, रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद में अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना और महिला सशक्तिकरण पर फोकस के बाद में कोई सुगम चरित्र और चित्र दिखता है तो वो ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक भारत रत्न मिलना। मैं ये समझता हूँ कि ये वो सम्मान है जिसके आडवाणी जी असली हकदार हैं। ये वो सम्मान है जिसको देख करके भारत का एक एक नागरिक सीख सकता है कि हमें हमारे बड़ों का सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। हमको हमारे मेंटोर्स का, गुरु का, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, भले ही दुनिया आप पर आरोप लगाती रहे कि आपने उनको इग्नोर किया या कुछ किया, लेकिन दुनिया से इन्फ्लुएंस ना होकर के एक दिल से रिस्पेक्ट और रिवॉर्ड देना, वो हम नरेंद्र मोदी जी से सीखते हैं। मुझे पर्सनली अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को हम लोग भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी के रूप में देखेंगे। और वो राम मंदिर संघर्ष को पूर्ण रूप से सफल होने के बाद में भारत रत्न उनको घोषित करना, इससे आडवाणी जी की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। देश इस विषय का स्वागत करता है। आडवाणी जी के बारे में जितने भी
कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उन्हें इग्नोर कर रही है। आडवाणी जी खुद को कहते ज़रूर हैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, क्योंकि बहुत लंबा कार्यालय रहा, प्रधानमंत्री पद उनके हाथ में था, वे भाजपा के अध्यक्ष थे, पर उन्होंने वाजपेयी जी को आगे बढ़ाया। फिर प्रधानमंत्री पद के लिए वो 2009 में, 2013 में, 2014 में भी प्रयत्न कर सकते थे, परंतु पितामह भीष्म के पास कभी भी सिंहासन नहीं आया। हाँ, वे सेनापति जरूर थे। तो भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्र के सच्चे सेनापति, कलयुग के पितामह भीष्म, भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने पर हम सब की तरफ से, समस्त देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको यदि हमारे इस चैनल के कंटेंट पसंद आते हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके ओपिनियंस कमेंट करें और बताएं कि किस मुद्दे पर आपको वीडियोस चाहिए हैं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2024 की राम राम।